नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राजनीति की शतरंज पर इस समय जो चौसर बिछाई गई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर तूफान सा खड़ा हो गया है। मोदी बनाम योगी, अमित शाह बनाम योगी, इस जंग की चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में, नौकरशाही में जिस तरह तेजी के साथ दौड़ रही है, उसने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने के पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है? ऐसी चर्चा हो रही है कि संघ के कार्यालय में नागपुर में मोदी अचानक यूं ही नहीं गए। बहुत दिनों से दिल्ली दरबार योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है, ये बात सब जानते हैं। राजनीति की जो जरा सी भी समझ रखता है वो जानता है। क्या क्या जंग चल रही है ये भी सब जानते हैं, हम लोगों ने भी कई वीडियो बनाए। लेकिन ताज़ा मामला ये है जो मुझे नागपुर से जानकारी मिली कि संघ के दरवाजे पर, संघ के द्वार पर ये दस्तक दी गई कि हम योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली लाना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में जो सामाजिक ताना बाना, जो जाति का ताना बाना 2014 में अमित शाह ने बुना है, वो योगी आदित्यनाथ तार तार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और इस बात की जब भनक मिली संघ प्रमुख को, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, आप संजय जोशी को पहले अध्यक्ष बना दीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। और योगी आदित्यनाथ को जब ये पता चला कि दिल्ली दरबार उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो फिर क्या क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, इसकी वानगी अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। हम लोग बचपन में खेलते थे, आप लोग भी खेले होंगे। एक बड़ा कॉमन सी लाइन थी, अगर खिलाओगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। तो योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का खेल किस तरह बिगाड़ रहे हैं, किस तरह भारतीय जनता पार्टी को 2014 से पहले की राजनीति में खड़ा कर रहे हैं, जिसके बाद भाजपा किस बियावान जंगल में चली जाएगी ये भाजपा को खुद नहीं पता। और योगी आदित्यनाथ के इस इशारे पर दिल्ली दरबार पसीने पसीने हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगर यही रणनीति चलती रही तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में सारा जोर जातियों का है, इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान की किताब लेकर उतरे थे मंच पर, तो राजनीति ने क्या गुल खिलाए थे ये सब आपके सामने है। अमित शाह ने एक 2014 से पहले आकर एक रणनीति व्यू रचना तैयार की थी, और उन्होंने जो जातियों में बटा हुआ समाज था उत्तर प्रदेश का, उसको एकजुट कर कर हिंदू में कन्वर्ट कर दिया था। जो हिंदू वो हैं, लेकिन उन पिछड़ी जातियों में ये संदेश दे दिया था कि हिंदू धर्म के अंदर समाहित होकर हिंदू धर्म को बचाने के लिए जाति की बात छोड़नी पड़ेगी। नतीजा ये हुआ कि 2014 के प्रचंड बहुमत के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने इस धारणा को जन जन तक पहुंचा दिया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ करना चाह रही है। वो नौकरियों में आरक्षण खत्म करना चाहती है, वो आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। और नतीजा ये हुआ कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एक मंच पर आए, तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले तमाम गोदी मीडिया के चैनल कहा करते थे कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें आएंगी, यानी राहुल और अखिलेश यादव को सिर्फ 2 सीटें आएंगी। अकेला आपका अपना चैनल 4 PM ऐसा था। मैंने दावा किया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल जाए। तब लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई थी, लेकिन नतीजा वही हुआ जो मैंने कहा था, क्योंकि मुझे साफ साफ जमीन पर दिख रहा था कि पिछड़े और दलित भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कुंभ मेला हो या उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे के नारे हों, वो नारे सिर्फ इसलिए दिए गए, वो कुंभ की ब्रांडिंग सिर्फ इसलिए दी गई कि जातियों के घेरे को तोड़ा जा सके और एक हिंदू धर्म के नाम पर, एक छतरी के नाम पर सब लोग एकजुट हो सके। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चाएं चली, जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बातचीत दिल्ली दरबार ने करना शुरू हुई की, तो योगी आदित्यनाथ के कान भी खड़े हो गए। ये बात सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ अब देश में हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। सब कहते हैं कि कहीं वो हिंदुत्व के नाम पर मोदी से भी आगे निकल गए हैं। दिल्ली दरबार जानता था कि अगर योगी आदित्यनाथ को इस तरह छेड़ा गया
तो उग्र हिंदू, जो कट्टर हिंदुत्व की आग हम लोग लगाते हैं, उसमें कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक व्यू रचना करके, संघ को मैनेज करके, तब योगी आदित्यनाथ को हटाने के अगले चरण पे काम किया जाए। लेकिन वही मैंने जो लाइन आपसे कही थी कि ना खिलाओगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ ने भी इसी फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया। एक सांसद रामजी लाल सुमन, जो दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने राणा सांगा पर एक बयान दिया और उसके विरोध में करणी सेना मैदान में उतर गई। करणी सेना का बहुत बड़ा वजूद नहीं था उत्तर प्रदेश में। तमाम बार मुद्दों पे करणी सेना ने आंदोलन किया, लेकिन हमने देखा कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई। लेकिन इस बार करणी सेना को कुछ बड़ी ताकतों का पीछे से संरक्षण हासिल था। ये कहा गया था कि जो मन में आए वो करो। लिहाजा हमने करणी सेना के इस प्रदर्शन में लहराती हुई तलवारें देखी, बंदूक देखी, और देखिए किस तरह एक नौजवान अखिलेश यादव की को गोली मारने की बात कर रहा है। यूपी तक का ये वीडियो है, जरा देखिए। मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली, मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली। तो देखा आपने ये वीडियो, किस तरह अखिलेश यादव को गोली मारने की बात की गई, और अखिलेश यादव भी समझ गए कि अब मौका सही है राजनीति को और तेज करने का। जिस तरह करणी सेना के लोग हाथ में तलवार लेकर जाति सूचक बातें कर रहे थे, और पुलिस प्रशासन ऐसा लग रहा था मानो कहीं है ही नहीं। तलवार इस तरह रखना गैरकानूनी है, जुर्म है। आपको अवैध हथियार रखने के जुर्म में जेल भेजा जा सकता है। मगर जब करणी सेना को बहुत बड़े बड़े लोगों का संरक्षण हो, तो कौन किसकी परवाह करता है। लिहाजा अखिलेश यादव को भी ठीक लगा कि अब सही मौके पे सही चोट की जाए। उन्होंने फूलन देवी का मुद्दा उठा दिया। फूलन देवी निषाद समुदाय से आती हैं। निषाद समुदाय की एक बड़ी नेता मानी जाती थी। निषाद समुदाय उनका बड़ा आदर करता था, और फूलन देवी की हत्या का आरोप शेर सिंह राणा पे लगा। उन्होंने कहा भी कि फूलन देवी ने गलत तरीके से क्षत्रियों की हत्या की थी। वेमई का हत्याकांड आप सबको याद होगा। तो जाहिर है कि निषाद समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए, पिछड़ी जातियों में संदेश देने के लिए अखिलेश यादव ने यह दांव चला। उन्होंने कहा कि फूलन देवी को पहली बार नेताजी ने ही संसद में पहुंचाया था। मतलब साफ था कि करणी सेना के लोग जो एक जाति विशेष से आते हैं, जो फूलन देवी के विरोधी माने जाते हैं, उनको ये संदेश साफ था। रामजी लाल सुमन के खिलाफ हुई ये एक बड़ी रैली, जिसमें करणी सेना के लोगों ने उनको अपशब्द कहा, दलितों के मन में भाजपा के प्रति विरोध करना का पर्याप्त कारण बन गया। अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए ये वीडियो। फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है, और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया। मुझे याद है कि फिल्म बनाने वाले, जिन्होंने फूलन देवी फिल्म बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो हमें एक हवाई जहाज में टकरा गए थे। उस समय हमारे साथ हमारे अंकल भी थे। वो एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने उस फिल्म के बारे में जिक्र किया और पूछा कि ये बताओ, जब फिल्म अंत हो रही है, बात खत्म हो रही है, तो आपने नेताजी और समाजवादियों का नाम क्यों नहीं लिखा? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और आखिरी में यही आता है कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, उसने फूलन देवी पर मुकदमे वापस लिए, और न केवल मुकदमे वापस लिए बल्कि छुड़वाया। और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ था, उसको सम्मान बदलने के लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा, तो हम लोग भी, समाजवादी लोग, उसके साथ खड़े दिखाई देंगे,
उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। सुना आपने, ये थे अखिलेश यादव जिन्होंने सही मौके पर गर्म तवे पर चोट कर दी और इससे भाजपा बौखला गई। लेकिन भाजपा कितनी बौखलाए, योगी आदित्यनाथ समझ गए कि उन्होंने सही कार्ड चल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद को देश में एक क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित करने की जो कोशिशें तेज की हैं, करणी सेना का आंदोलन भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है। क्षत्रिय नेता के रूप में इस समय देश में भाजपा के अंदर राजनाथ सिंह मौजूद हैं, लेकिन राजनाथ सिंह कितने शांत रहते हैं, उम्र भी उनकी हो गई है, तो लिहाजा योगी आदित्यनाथ एक बड़े क्षत्रिय नेता के रूप में उभरना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको योगी कहें और ये कहें कि योगी की जाति नहीं होती। खुद योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर गर्व है, भगवान राम भी इसी कुल में, इसी जाति में पैदा हुए। तो जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ जब खुद को क्षत्रिय होने में गर्व महसूस करते हैं, वो जिस सम्मानित पीठ से आते हैं वो क्षत्रियों की पीठ कही जाती है। दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम विपक्षी क्षत्रिय नेता वहां आते रहे और ये माना जाता है ये क्षत्रियों की सबसे बड़ी पीठ है और योगी आदित्यनाथ उसके संरक्षक हैं, उसके स्वामी हैं, जो भी उनकी भाषा में आप कह सकते हैं महामंडलेश्वर या जो भी उनके शब्द आते होंगे, वो पीठाधीश्वर है वहां के। तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश के क्षत्रियों को एक मैसेज दे दिया। हिंदुत्व के वो नायक के रूप में उभर रहे हैं और ये मैसेज मोदी और शाह को भी है कि अगर उनकी कुर्सी को कुछ हुआ तो देश भर के क्षत्रिय विरोध पर उतर सकते हैं। अब दिल्ली दरबार के सामने बड़ी चुनौती यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ को इस मोड़ पर नहीं रोका गया तो अमित शाह का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी डगमगा रही है। सितंबर में उनके 75 साल की आयु पूरी हो जाएगी। जो 75 साल की आयु का दांव चल के उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ठिकाने लगाया था, वही 75 साल का खतरा अब उनके सिर पर मंडराने लगा है। कहा भी जाता है कि जब गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं, आप खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। तो उसके बाद अमित शाह या उसके बाद योगी आदित्यनाथ, इस पर एक लंबी बहस जारी है। लेकिन जिस तरह दिल्ली दरबार के इशारे पर योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अफसरों की जन्म कुंडली खोली जा रही है, एक से एक भ्रष्टाचार के किस्से सामने आ रहे हैं। अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया, आरोप है कि 400 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। लेकिन जिस जैन का जिक्र है, उस जैन के साथ क्या मुख्य सचिव की कुछ चैट थी? इस तरह की चर्चाएं हैं कि मुख्य सचिव को भी 1 करोड़ घूस देने की बात उस चैट में है। मैं ये कह रहा हूँ, ये आरोप है, ये चर्चाएं हैं। ये समाज में जो बातें फैल रही हैं, ये उसकी चर्चाएं हैं। और जब ये बात फैली कि उसमें काफ़ी सारे जैन की चैट में कुछ मंत्रियों और कुछ और अफसरों की भी चैट शामिल है, तो मामले को एसआईटी जांच करके दबा दिया गया। उधर फिर एसपी गोयल जो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े भरोसेमंद अफसर हैं, उनकी जन्म पत्री भी सामने आ गई। उनके परिवार के नाम करोड़ों रुपए की जमीन का मामला सामने आ गया। कहा जाता है कि दिल्ली दरबार के इशारे पर ये सारी जन्म पत्री निकाली जा रही हैं। एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश की मां के नाम अयोध्या में करोड़ों की जमीन का भी मामला सुर्खियों में है। तो एक एक करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के आसपास के जितने बड़े अफसर हैं, वो सब बेतहाशा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जाहिर है सरकार की साख पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब बड़ी सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ खामोशी से देखते रहेंगे? क्या ये मिस्टर जैन का जो मामला है, कहीं सीबीआई को या जनहित याचिका में कुछ करके कोई बड़ा एक आदेश ना हो जाए? योगी आदित्यनाथ को ये भी डर लग रहा है, क्योंकि उनके आसपास के जितने अफसर थे,
एक के बाद एक जिस तरह भ्रष्टाचारों थोड़े बोले नहीं करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और योगी का उनको संरक्षण रहा है, तो उससे भी योगी की साख पर सवाल खड़ा हो रहा है। अभिषेक प्रकाश को निलंबित करके उन्होंने संदेश देने की कोशिश करी, लेकिन जब बात मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी के भ्रष्टाचार की आती है, एसपी गोयल के परिवार के नाम अंसल जैसी विवादित जगह पे करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदने की आती है, तो जाहिर सवाल योगी आदित्यनाथ पर भी खड़े होते हैं। योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दरबार के बीच की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आप 4PM देखते रहिए। कुछ दिनों में मैं कुछ और बड़े खुलासे करूंगा इस चैनल पर, जो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कितना बड़ा तूफान आ रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव के इस दौर से जिस तरह पिछड़े और दलितों के बीच संदेश किया है कि पिछड़े और दलित क्षत्रिय समुदाय के लिए एक नाराजगी भरा भाव रख रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश में जातीय संतुलन गड़बड़ा रहा है, जो किसी के भी हित में नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। आप क्या मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।